वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह मिशन मेंस सीरीज का वीडियो पार्ट 14 है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम लोग 32 बिहार जे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से एक क्वेश्चन को लेते, कैंडिडेट का आंसर दिखाते, उस क्वेश्चन के उस आंसर पे कैंडिडेट को क्या नंबर मिला है वो नंबर भी दिखाते हैं, उस पर चर्चा करते। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि सवालों के जवाब आपको कैसे लिखने हैं। मेंस में अगर थोड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं तो फिर इसके बारे में जितनी भी बातें की जाए कमी होगी। बहुत ही क्रूशियल है, हर स्टूडेंट का सपना होता। और साथ में उस कैंडिडेट के आंसर के अलावा इस क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर क्या हो सकता वो भी हम लोग आपको देते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन सारे आंसर्स को, कैंडिडेट का आंसर और हम लोगों का आंसर नोट कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे चर्चा कीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन कीजिएगा। कोई डाउट हो तो हमसे पूछिएगा, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। और आज का आंसर हमारे स्टूडेंट्स ने ही लिखा है। वो देखिए, आप जहाँ पढ़ते, आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाता, जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाता, इन सारे चीज़ों का बहुत ही असर पड़ता है। वो सब चीज़ हम लोग धीरे धीरे करके वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का यह क्वेश्चन था। 25 नंबर का यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, और यह जो मैं मार्क करके दिखा दूं 25 मार्क्स का यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केशवानंद भारती केस affirmed that power of the parliament to amend the constitution is very wide but not unlimited। हम लोग इसी क्वेश्चन से के आधार पे आज का हम लोगों का ओपन चैलेंज भी है। मैं आपको ओपन चैलेंज आज का दिखाता हूँ। ओपन चैलेंज का यह रहा क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी रिलेट्स टू रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वही चीज केवल केशवानंद भारती का जिक्र हमने नहीं किया है, और बिल्कुल वही क्वेश्चन जो 32 बिहार जे मेंस में और उतने ही नंबर का 25 मार्क्स का पूछा गया था, यही हम लोगों ने आज के ओपन चैलेंज में पूछा है। द पार्लियामेंट हैज वेरी वाइड पावर टू अमेंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट दिस पावर इज नॉट अनलिमिटेड। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेज। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी। तो आइए हम लोग ओपन चैलेंज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के पहले कमेंट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा। ओपन चैलेंज वीक में 6 डेज होता है और आपको हर रोज 6 क्वेश्चन, हर रोज 6 नहीं, मतलब वीक में 6 डेज ये आता है। एक क्वेश्चन का 3 पार्ट पीटी मेंस और इंटरव्यू का पार्ट होता है। यह तैयारी के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर किया जाता है और यह सर्विस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर इन सर्विसेज का फ़ायदा फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैंडिडेट ने क्या आंसर लिखा। कैंडिडेट का आंसर है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा। आप वीडियो को पॉज करके या नोट कर लीजिएगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन केम टू स्क्रूटनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सून आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट व्हिच वाज चैलेंज इन द केस ऑफ शंकरी प्रसाद versus Union of India. This was followed up by a series of challenges in different cases and finally the law was settled down by the Supreme Court in Keshavanand Bharti case. Therefore, the topic requires a chronological discussion of various cases. अब इन्होंने लिखा है, शंकरी प्रसाद में इशूज अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट that added Article 31A and 31B held. The court held that the amendment was valid and the power of parliament to amend was constituent power. Also, a constitutional amendment was not considered to be a law within the purview of Article 13.
सज्जन सिंह का केस लिखा है इन्होंने। In this case, 17th Amendment was challenged. The court upheld the validity and followed the dicta of Shankari Prasad case. However, in this case, Justice Mudholkar said that fundamental rights cannot be amended in a manner so as to disrupt the basic structure of the Constitution. This was dissenting opinion. Later in Golaknath versus State of Punjab, the question before the court was same. However, this time the court, by applying the doctrine of prospective overruling, said that fundamental rights are not amendable. Justice Subba Rao gave transcendental status to fundamental right. He said that Parliament only has limited power and an amendment is law within the meaning of Article 13, therefore open to challenge. To overcome this difficulty, the Parliament brought 24th Amendment that changed the marginal note of Article 368. Now it read power and procedure to amend. Finally, in Keswanand Bharti case, 24th, 29th Amendment were challenged. The court with 7-6 majority judgment ruled that 24th Amendment is valid and therefore the Parliament has power to amend the Constitution, including fundamental right. A plain reading of this may suggest an inference that the Parliament has unlimited power to amend. However, this was not the case as the Supreme Court evolved the doctrine of basic structure. Basic structure limitation on the power to amend. Basically, this doctrine says that the Parliament has power to amend the Constitution, but it cannot take away the basic structure. The court did not define basic structure but gave some indication in the form of elements of basic structure. The court said that no straitjacket definition of basic structure can be given, but it means those fundamental principles that bedrock of the Constitution without which the entire edifice of the Constitution will fall. Following are few elements of basic structure: rule of law, in the Nehru Gandhi versus Rajnayan, secularism, S.R. Bommai case, harmony between fundamental right and DPSP, Minerva Mill case, judicial review, democracy and federal structure. Basically, this doctrine acts as a safety valve against the power of Parliament. This was evident from the cases to follow after the Keswanand Bharti case. Vaman Rao ka likha versus Union of India, the validity of addition of certain act into 9 schedule was questioned as it seek to take away judicial review. The court unanimously held that legislation added to the 9 schedule are open to judicial review if added after 24th April 1973. This case was upheld by Supreme Court in I.R. Kolho versus State of Tamil Nadu by a larger bench. Again, attempt of Parliament to escape from judicial review was prevented in L. Chandra case. Thus, from the above discussion, it can be aptly and safely said that the power of Parliament to amend the Constitution is not unlimited. The Supreme Court, by evolving the doctrine of basic structure, not only saved the integrity of the Constitution, but also proved that it is the real watchdog of the Constitution. इस आंसर पे इन्हें 25 नंबर में 12 मार्क्स मिले हैं। ये देखिए 12 मार्क्स ये यहाँ पे है। अब देखिए, हमने आपको पिछले हर वीडियोज में ये कहा है कि आप टारगेट रखिए कि आपका 60% स्कोरिंग हो मिनिमम। 60% लेके चलेंगे तो थोड़ा कुछ कम ही होगा, तो मिनिमम आपको 25 में 60% की अगर आप बात करें तो 25 का 60% 15 मार्क्स आना चाहिए। यह 3 नंबर से शॉर्ट हो गया। तो अब आंसर लिखने के लिए हर आंसर का जो पार्ट होता है, पहला इंट्रो पार्ट होता है, फिर बॉडी होता, और लास्ट में आप एंडिंग कैसे लिखना है मैंने कई वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो हमारे यहाँ जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, हमने चर्चा किया था, उनमें से कुछ बच्चे लोगों को कहा कि आप भी लिख के दिखाइए। उन लोगों ने लिखा, थोड़ा बहुत हमने भी ऐड किया, हमने भी कुछ जोड़ा है इसमें।
मेरा ऐसा मानना है कि मेंस आंसर राइटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम और आप मिलकर शानदार आंसर लिख सकते हैं, अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि देखिए, मैन इज ए सोशल एनिमल, अकेला कुछ नहीं होता। आप इस आंसर को नोट करके अपने दोस्तों से चर्चा कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, एक फ्रेंडली, एक अमिकेबल, एक फ्रूटफुल एटमॉस्फेयर बनाइए जहाँ इन चीज़ों की चर्चा हो सके, डिस्कशन हो सके। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोगों के द्वारा क्या आंसर लिखा गया। यह तो क्वेश्चन हो गया। इंट्रो में हमने लिखा है, यह वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। Amendment is necessary to keep pace with changing time and situational necessity. But unfortunately, it has been often used to achieve political purpose or to override judicial verdict. ठीक है, इंट्रो लिखा हुआ है। मैं अपने ही आंसर को अपने ही मुंह से वाह वाह कहना, इन चीज़ों में मेरा कोई यकीन नहीं है। आप लोग हमारे आंसर को देखिए, इसमें अगर कोई कमी है तो ज़रूर हमें बताइए। इससे बेहतर आंसर भी लिखा जा सकता है। अगर इससे बेहतर आंसर आपके पास है तो हमें भी बताइए, और हम और आप मिलकर इस सपने को साकार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा विश्वास है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। Moreover, multiple and multifarious amendment undermine the sanctity of the constitution. अरे भैया, क्या constitution है, बात बात पे amendment होता। Instead of being rigid, has been very flexible, और अब तक 106 amendment हो चुके हैं। Amending power of parliament firstly came into question in शंकरी प्रसाद। आप देखिए, आप किताब नहीं लिख रहे हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए आपके 6 पेज होता है। ये जो टाइप हम दिखा रहे हैं आपको, इसे हाथ से लिखा गया, ये 5 सवा 5 पेज में आया। अभी 1 पेज आपका रह ही गया है। तो ठीक है, थोड़ा बड़ा करके, छोटा करके, मतलब यह आंसर इस तरीके का है कि इस आंसर को आप लिख सकें। चूँकि हमने आपको हमेशा कहा है कि आप आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को जरूर 2 से 3 बार पढ़िए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन कहा गया है कि क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। पार्लियामेंट को बहुत वाइड पावर है अमेंडमेंट का, लेकिन वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना, नॉट ओनली सिंपल एनालिसिस, क्रिटिकल। तो क्रिटिकल एनालिसिस जब आप करेंगे तो केस लॉ तो लिखना ही पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, और ऐसे ही नहीं 25 नंबर के लिए पूछा गया है। तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही होगा। हम लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप ध्यान से देखते जाइए इन चीज़ों। शंकरी प्रसाद, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एक्ट passed in exercise of power conferred by Article 368 is not a law within the meaning of Article 13(2). The court ruled that law in that article referred to an ordinary law but not to a Constitution Amendment Act. The court distinguished between the ordinary legislative power and constituent power by way of amendment. Fundamental rights are subject to amending power of the Parliament under Article 368. In other words, ordinary laws cannot amend the fundamental rights, but constituent laws can. अब सज्जन सिंह का केस, उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट, साइटेशन आपको नहीं लिखना है। अब हम लोग चलिए, इंस्टीट्यूशन है तो साइटेशन लिख दिया है, आप निकाल के जजमेंट पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ईयर आपने लिख दिया, दैट इज सफिशियंट। तो सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट एडहेरिंग टू इट्स डिसीजन शंकरी प्रसाद हेल्ड दैट वर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूशन मीन्स अमेंडमेंट ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंस्टिट्यूशन। ये क्लियर कट कर दिया गया इसमें। उसके बाद गोलकनाथ केस आया 71 में। देखिए शुरू के तो 4 केसेज एसएस, यस जी के, तो ये शंकरी प्रसाद, ये सज्जन सिंह, ये गोलकनाथ, ये केशवानंद भारती, इस तरीके से आप बना सकते हैं। हम लोग ऐसा खूब करते हैं अपने यहाँ शुरुआती केसेज के लिए। तो इसमें
court overruled its earlier decision in Shankar Prasad Sajjan Singh cases and held that Parliament has no power to amend fundamental rights, as these rights are assigned transcendental primordial position under our Constitution. It further held that Article 368 merely lays down procedure for amendment and it does not contain power to amend the Constitution. The court further held that an amendment is a law within meaning of Article 13(2) and therefore if it violates any of the fundamental right, it may be declared void. Though the court did not invalidate 1st, 4th and 17th Amendment but rather applied the doctrine of prospective overruling. मतलब प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है कि यह क्वेश्चन का नहीं है, केवल रेफर किया है प्रोस्पेक्टिव। अगर प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करने लगे हैं तो आपका आंसर इरेलीवेंट हो जाएगा, पेज जो है जो चीज़ नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में उससे भर जाएगा। तो केवल आप कोट कर दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग मतलब यह फैसला आज से के बाद लागू होगा, अब से पहले जिन केसेस में यह फैसला है उन पर नहीं लागू होगा। तो प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग। अब गोलकनाथ में तो कह दिया गया कि भैया नहीं अमेंडमेंट हो सकता, तो गोलकनाथ के जजमेंट को नलिफाई करने के लिए पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट को इनेक्ट किया और मार्जिनल नोट of Article 368 was substituted procedure for amendment of the Constitution से power of Parliament to amend the Constitution and procedure therefore। और इतना ही नहीं, marginal note भी चेंज किया गया और it further expanded its scope by adding the following: to amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with procedure laid down in this article। और एक नया क्लॉज लगाया गया, न्यू क्लॉज, आर्टिकल 13(4), which provides that nothing in this article shall apply to any amendment of this Constitution made under Article 368. Thus, Article 13 would not be applicable to Constitution Amending Act। यह चेंजेज हुए 24th अमेंडमेंट के जरिए गोलकनाथ केस को नलिफाई करने के लिए। और ये 24th अमेंडमेंट व चैलेंज केशवानंद भारती केस में, यह फंडामेंटल राइट का केस है। यह 13 जजेज के द्वारा 595 पेज का 5 महीने 12 दिन तक लगातार बहस चलती रही। तो कम से कम इसके हमने सारे जजेज के नाम लिखे हैं, मेजोरिटी में कौन थे, माइनॉरिटी में कौन थे। आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। और ये लोग जो थे माइनॉरिटी इन्होंने बनाया। दो द कोर्ट अपहेल्ड मेजोरिटी 7-6 है द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट and held that power of parliament to amend the constitution is very wide but not unlimited। Wide तो है लेकिन unlimited नहीं है। The honorable court clarified that the parliament has wide power of amending the constitution and it extends to all the articles, but amending power is not unlimited and does not include the power to destroy or abrogate the basic feature or framework of the constitution। There are implied or inherent limitation on the power of amendment under Article 368 itself, and only within those limits Parliament can amend the Constitution। और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी आया। द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। जो हमारे संविधान का आइडेंटिटी है उसी को हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं और उसी से आज का ओपन चैलेंज पूछा गया। द बेसिक स्ट्रक्चर jurisprudence is a preoccupation with constitutional identity। The Supreme Court has observed that one cannot legally use the Constitution to destroy itself। Constitution का इस्तेमाल Constitution को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। एम नागराज में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। तो हम लोगों ने एम नागराज नहीं दिया है, बहुत सारे केसेज हैं। जस्ट एक यह सारे लॉजिक अकाट्य लॉजिक हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी, कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम लोगों ने
लिख दिया है इसको, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एम नागराज केस को कोर्ट नहीं किया है, लेकिन ये सारी चीजें वही कही गई थी। It is further observed that personality of the Constitution must remain unchanged. Therefore, Supreme Court, while propounding the theory of basic structure, has relied upon doctrine of the constitutional identity. The word amendment postulates that old constitution survives without loss of its identity despite the change, and it continues even though it has been subjected to alteration. To destroy its identity is to abrogate the basic structure of the Constitution. This is the principle of constitutional sovereignty. The main object behind the theory of constitutional identity is continuity, and within that continuity of identity, changes are admissible depending upon the situation and circumstances of the day. तो आपके पूरे क्वेश्चन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. However, the court did not define explicitly. बेसिक स्ट्रक्चर हम किसे कहते हैं इसका एक्सप्लिसिट डेफिनेशन नहीं दिया गया. कोर्ट ने इसके कुछ उदाहरण ही साइट किया. एंड दिस इज व्हाट वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ केशवानंद भारती केस की कोर्ट ने कोई डेफिनेशन ही नहीं दिया. ये कहा गया कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं व्हिच इज इनकैपेबल ऑफ एनी डेफिनेशन. तो ये स्टेट जैकेट नहीं हो सकता. बहुत सारी लॉ में ऐसी चीजें हैं जिनका मतलब दिस इज, अब चूंकि क्रिटिसिज्म नहीं पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर का, तो जस्ट हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, डिड नॉट डिफाइन एक्सप्लिसिटली, बस. तो इसमें कहा गया केशवानंद में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सोवरेनिटी ऑफ कंट्री, सेकुलर फेडरल कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर. So in nutshell, the majority held that power of parliament to amend the constitution is wide, but it can be exercised so as not to change or destroy the basic fabric of the constitution. माइनॉरिटी का अलग ओपिनियन था. माइनॉरिटी का कि भाई एकदम अमेंड कर सकते, कुछ भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. मेजोरिटी का कि रिस्ट्रिक्शन है, अनलिमिटेड पावर नहीं है. माइनॉरिटी ओपिनियन केशवानंद में था कि भाई कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पावर. ये अगर एक लाइन में समझना. उसके बाद इंदिरा गांधी राजनयन का केस आया. सुप्रीम कोर्ट एडेड द फॉलोइंग फीचर, बेसिक फीचर, जैसे रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इंदिरा गांधी वाले इसी केस से इमरजेंसी का हो जाता है. इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो कर दिया था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल किया, अभी वो हियरिंग पे नहीं आया था. मीनवाइल इंदिरा गांधी प्रोमलगेटेड इमरजेंसी. तो वो क्रिटिसिज्म, ये बहुत लंबा, आप किताब नहीं लिख रहे हैं, आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं, आपके पास पेज और स्पेस लिमिटेड है. जस्ट मैं एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लिखना, कैसे लिखना, इसीलिए आप एक बेहतर आंसर लिख सकें. और आप यकीन करें या ना करें, यह आंसर हमारे स्टूडेंट्स नहीं लिखा. हाँ, पढ़ाया जरूर हमने है, हमने गाइड जरूर उनको किया. देखिए, जीवन में सारा कुछ किताबों से हो जाए तो फिर ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर, इन लोगों की कोई जरूरत ही नहीं होगी. जिससे आप पढ़ते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है. वो किस तरीके से आपको तैयार करता है, किस तरीके से वो आपको ये सारी चीज़ें कर. आई डू नॉट नो कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, आप लोग बताइए. आई हैव नो आइडिया. हालांकि रिजल्ट हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे होते हैं. रिजल्ट का वीडियो है, सीएलसी का जादू चल गया, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं. तो मिनर्वा मिल केस उसके बाद आ गया. और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 मेजोरिटी से जो क्लॉज 4 और 5 लगाया गया था आर्टिकल 368 में, उसको इनवैलिडेट कर दिया बिकॉज इट डिस्ट्रॉयड द एसेंशियल फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. और कोर्ट ने 3-4 और बेसिक फीचर की बात करी. लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, लिमिटेड पावर है, हार्मोनी बैलेंस, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में होना चाहिए, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू सर्टेन केसेज. और मिनर्वा मिल केस से यह क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट इज क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं.
Parliament is creature of Constitution and derives its power from Constitution, including the power to amend Article 368. Laws passed by Parliament can be declared ultra vires of the Constitution. उसके बाद वामन राव का केस आया। कोर्ट ने कहा कि भाई जब कभी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो तो कोई जरूरी नहीं कि नेसेसरली दैट वायोलेशन वुड मीन कि ऑटोमेटिक वायोलेशन ऑफ बेसिक फीचर। यह जो 31st अमेंडमेंट आर्टिकल 31A के जरिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट में आया, ये एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए जरूरी है। ये इट इज नेसेसरी फॉर द पर्पसेज ऑफ रिमूविंग इनइक्वालिटी इन द मैटर ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग। तो इसलिए यह अमेंडमेंट जरूरी है और यह अमेंडमेंट बेसिक फीचर को नहीं वायलेट करता। पार्लियामेंट को बहुत ही वाइड पावर है, लेकिन यह पावर वाइड तो है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। और भी चीज़ों की बातें हुई कि पावर करप्ट्स ए मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर तो है लेकिन एब्सोल्यूट पावर नहीं है, अनक्वेश्चनेबल पावर नहीं है। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक फीचर। उसके बाद कियोतो होलोहन का केस आया, इसमें 10 शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यह हम कांग्रेस के टिकट पे चुनाव जीते, बाद में किसी और पार्टी से मिल जाए, हम लॉयल्टी अपना चेंज करते रहे, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह ऐसा होता था, तो भाई कहा गया उसमें कि कैंडिडेट ने इलेक्शन जीता है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, आर्टिकल 105 में वो इधर से उधर जा सकते, उन पे कोई रोक नहीं लगा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि 10 शेड्यूल वैलिड है और डिफेक्शन नहीं होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन 10 शेड्यूल के वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया। कहा गया कि पार्लियामेंट के पास बहुत ही वाइड पावर है, ऐसा लॉ बनाया जा सकता है। लॉ तभी इनवैलिडेट होगा व्हेन इट चेंजेज और इट एब्रोगेट्स, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को अगर ये करता है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कियोतो होलोहन में वैलिडिटी ऑफ 10 शेड्यूल वाज अपहेल्ड। उसी चीज़ को हमने लिखा है सार्वभौमिक में कि सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को बेसिक फीचर बनाया गया। कहा गया उसके बारे में कि अगर सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म को तोड़ा जाएगा तो डेट वुड रिजल्ट इनटू वायोलेशन। अगर उनको मेंटेन किया जाएगा तो फिर पार्लियामेंट जो है सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के खिलाफ कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद एल चंद्रा कुमार का केस आया। इसमें आर्टिकल 323A के क्लॉज 2D और 323B के क्लॉज 3D में जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 बार किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का 136 SLP के अंतर्गत है जुरिस्डिक्शन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक फीचर। आप कोर्ट के पावर को हटा दें, जुडिशियल रिव्यू को हटा दें, तो ऐसा अमेंडमेंट आप नहीं कर सकते। तो पावर तो है आपको वास्ट, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। तो उसी चीज को एल चंद्रा कुमार में एक्सप्लेन किया गया। इंदिरा साहनी के केस में इक्वलिटी का प्रिंसिपल पार्ट ऑफ बेसिक फीचर। स्टेट ऑफ बिहार बाल मुकुंद शाह के केस में कि जो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी हो बेसिक फीचर है। IR कोयलो के केस में कि 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि कोई एक्ट हम 9 शेड्यूल में डाल दें और ये बोलें कि भाई इसके वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं किया जाता, तो यह जुडिशियल रिव्यू को अफेक्ट करता है, बेसिक फीचर को वायलेट करता है। वो 9 शेड्यूल में डाल भी दें तो भी कोई बात नहीं, उसका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। और 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर कोई एक्ट डाला गया है तो। अशोक कुमार ठाकुर का केस आया। इसमें टेस्ट बताया गया कि कोई अमेंडमेंट बेसिक फीचर को वायलेट करता है कि नहीं करता है। तो 2 स्टेप टेस्ट, इसको हम लोग इफेक्ट टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट भी कहते हैं, विड टेस्ट भी कहते हैं। तो ये सारी टेस्ट उतना जरूरी नहीं, मैंने शॉर्ट में इसको कंक्लूड करते हुए लिखा है कि पहला जो स्टेप है कि इम्प्यून्ड अमेंडमेंट जो है क्या बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है कि नहीं। अगर अफेक्ट करता है, मतलब इसको थोड़ा मैं समझा दूं आपको। 2 स्टेप टेस्ट, मान लीजिए कि ये अमेंडमेंट हुआ तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक है भाई अफेक्ट करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है तो उसका इफेक्ट कितना हुआ, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी इज लॉस्ट और नॉट। जो
आइडेंटिटी है, वेदर इट इज लॉस्ट और नॉट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी लॉस्ट हो गया तो फिर यह अमेंडमेंट इनवैलिड है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी को कोई नुकसान नहीं है तो अमेंडमेंट फिर वैलिड है, बिकॉज लेजिस्लेचर इज द इन ए बेस्ट पोजीशन। लेजिस्लेचर को पता है कि इसके अपने नागरिकों के लिए क्या कानून होगा। टू लेजिस्लेट इज द प्राइमरी ड्यूटी इज द लेजिस्लेचर। तो ऐसा नहीं, मतलब इस तरीके से मैंने थोड़ा जल्दी में पढ़ दिया, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर को नोट कर लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करके ये आंसर नोट डाउन कीजिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, अपने दोस्तों से चर्चा कीजिएगा, और अगर इससे अच्छा आंसर आपके पास है तो हमें भी बताइएगा। और इस आंसर पे हम लोगों को क्या नंबर मिलना चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बहुत ही कम चार्जेज में ये तमाम सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से पढ़ाई जाती हैं। बहुत तरह के बैचेज हैं, अलग अलग तरह के, तो आप हमें भी एक मौका दे सकते हैं, आपका दिल करे तो मोस्ट वेलकम, अगर आपको ऐसा लगता है तो। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।